जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में एक बार फिर खुशामदीद खुसूसी नशियात जारी है आज के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक, जिसमें पोलिंग का वक्त अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो चुका है और वोटों की गिनती जारी है। मुख्तलिफ हलकों से, जिनमें 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 7 पंजाब असम्बली के हल्के हैं, वहाँ पर आज इंतखाब के लिए वोट डाले गए हैं। और इससे मुतालिक तमाम दिन जियो न्यूज़ की टीम्स आपको मुसलसल आगाह करती रही हैं। अब नताइज के बारे में भी हम जैसे ही मौसूल होते हैं नताइज और 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के तहत उस पर अमल करते हुए जियो न्यूज़ आपको नताइज से आगाह करेगा। इस दौरान सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों से हम बात करेंगे और जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से हम बात करेंगे जो कि मुसलसल पोलिंग स्टेशन पर रहे हैं, वोटिंग से मुतालिक, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों से मुतालिक और आज के इंतखाबात के मजमूई माहौल से मुतालिक आपको मुख्तलिफ मौके पर आगाह करते रहे हैं। हमारे साथ अब नशियात में जियो न्यूज़ की सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल भी शामिल हो चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और इलेक्शन सियासत के माहिर सुहेल वड़ायत साहब भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। उनसे हम बात करेंगे और आज के इस इलेक्शन से मुतालिक उनकी राय भी आपके सामने रखेंगे। और जियो न्यूज़ के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं उनसे हम पूछेंगे कि पोलिंग ख़त्म होने के बाद अगर वोटों की गिनती शुरू हो गई है तो क्या हम तवक्को कर सकते हैं नताइज से मुतालिक। कुछ पोलिंग स्टेशंस और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर काफ़ी वक्त से ही बहुत ज़्यादा वोटर्स वोट कास्ट करने नहीं आए थे। इरफानुल्लाह फैसलाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उनसे बात करेंगे। इरफानुल्लाह, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया और यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्शन ही आपके शहर में हुए हैं आज फैसलाबाद में। 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के इलेक्शन और फिर 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों के इलेक्शन, और उसका पस मंज़र कुछ आपने भी बताया, फिर सुहेल वड़ायत साहब ने बड़ी तफसीली हमारी रहनुमाई की कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या सियासत है, कौन किसका मुखालिफ है, कौन किसका दोस्त बन चुका है। तो नतीजा दिलचस्प तो होगा। अभी तक क्या अपडेट्स हैं? जी इस वक्त मैं NA 104 में मौजूद हूँ। पोलिंग ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पे काउंटिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, गिनती शुरू हो चुकी हुई है। और क्योंकि यहाँ पे जो सारा दिन हमने एक रिपोर्टिंग की उसके अंदर सारे ज़्यादातर हमने पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो देखी। सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे थे, के जो इंतजाम थे वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे इंतजाम थे। ताहम जो एक ड्रॉबैक हुआ वो ये हुआ कि यहाँ पे जो वो टर्न आउट था वो उस तरह से नज़र नहीं आया। कहीं पे हमें लोगों का कोई रश नज़र नहीं आया, कोई लाइन नज़र नहीं आई। एक एक करके फर्दर जो वोटर थे उन्होंने जो है अपने आके वोट कास्ट किए। 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक तो बिल्कुल ही हमें जो है वोटर्स जो है वो इंतहाई कम नज़र आए। 10 बजे के बाद वोटर्स का निकलना शुरू हुआ, लेकिन 12 बजे के बाद एक बार फिर हमें ये देखा कि वोटर्स की तादाद, टर्न आउट वो खासा कम हो गया है। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे और अब पोलिंग ख़त्म होने तक हमने ये देखा कि जो वोटर्स थे उनको वो हमें नज़र नहीं आए। जिस हवाले से हमने यहाँ पे लोगों से बात की, वोटर्स से पूछा कि वो इतना इंटरेस्ट कम क्यों है, तो ये बताया गया कि यहाँ पे जो इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून जो है बतौर जमात लड़ रही है और उसके जो मद्दे मुकाबल जो है वो आज़ाद जो है वो उम्मीदवार हैं। अब जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो सारे के सारे यहाँ पे ये दावा कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गो के बाइकाट कर रखा है, लेकिन उन्हें जो है उनकी हमायत हासिल है। लेकिन हमने ये देखा कि वो हमायत उन्होंने अपने जलसे जुलूसों की हद तक तो ले ली, लेकिन वो हमें यहाँ पे कतई नज़र नहीं आई। कोई आज़ाद उम्मीदवार हमें यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आया जो कि उस वोट बैंक को यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सका हो या उनको यहाँ पे लोगों को लेके आ सका हो। उसके बाद हमने ये देखा कि बतौर जमात मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स थे उनको भी मोटिवेट पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए जो है खासी जदोजहद करनी पड़ी यहाँ के उम्मीदवारों को, और जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो तो हमें इस सिलसिले में बिल्कुल नाकाम नज़र आए। तो ये जो है अभी तक की जो मजमूई सूरत हाल है वो ये है। जी शुक्रिया इरफानुल्लाह। PP 116 फैसलाबाद, PP और फिर कौमी असम्बली के जो 2 हल्के हैं उनको तो बहुत तस्करा होता रहा है। NA 96 और NA 104 है फैसलाबाद। शहजाद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहा है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से बॉयकॉट के फैसले पर उठ रहा है और अब ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी माजी में बहुत दफ़ा उनकी जानिब से बॉयकॉट किया जा चुका है। क्या नुकसानदेह नहीं है ये फैसला? पहले ही मुख्तलिफ हालात हैं उनके लिए और ऊपर से फिर बॉयकॉट भी कर देना।
बहुत शुक्रिया जुनेद, आवाम में इस इलेक्शन की दिलचस्पी जो है वो काफ़ी कम है। एक तो जैसे अभी हमारे नुमाइंदा बता रहे थे कि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं था, और उसकी वजह तो हम आमतौर पे देखते हैं कि बाई इलेक्शंस में नहीं होता। बट इस वक्त दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आवाम की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रही इन इंतखाबात में, चाहे वो उस इलाके के वोटर हों या ना हो। एक वजह यह कि पीटीआई सिर्फ लाहौर में कॉन्टेस्ट कर रही है और हरीपुर में कर रही है, बाकी सीटों पर नहीं है। और आपको पता है कि पंजाब में, चाहे सेंट्रल पंजाब हो, नॉर्थ पंजाब हो, वहाँ पर मुकाबला जो है वो पीएमएलएन और पीटीआई का ही होता है। तो अगर कोई पीटीआई बैक कैंडिडेट नहीं होगा तो वैसे ही दिलचस्पी कम हो जाती है। फिर ऑब्वियसली पिछले साल 2024 के जो इलेक्शन थे उस पर इतना बड़ा सवालिया निशान था कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ है। और हम ये देखते हुए आए कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात एक के बाद जो एक हो रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा मुतासिर होती जा रही है। हर गुजरता इलेक्शन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पे ज़्यादा सवाल उठते जा रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ऑब्वियसली लोग इससे मायूस ज़रूर होंगे। जहाँ तक पीटीआई की बाइकआउट की पॉलिसी है, देखें कुछ समझ नहीं आया। एक तो उन्होंने कहा कि 9 मई के हमारे जो लोग कन्विक्ट हुए हैं और उनको बाद में डीसीट किया गया, नाअहल किया गया, तो वहाँ पर हम कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें गलत तरीके से हटाया गया है, ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन फिर इसी असूल पे सवाल होता है कि हरीपुर में इलेक्शन क्यों लड़े। वहाँ पे फिर ये जवाब मिलता है कि क्योंकि उमर अयूब साहब की वो एक आबाई सीट है और वहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि बाइकआउट हो, तो लिहाजा उनकी फैमिली से उनकी वाइफ जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि अगर यही असूल आप बाकी सीटों पे भी अपना लेते कि जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि पीटीआई के कैंडिडेट को गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनको सजाएं गलत हुई है, तो वहाँ पे कम से कम उनके किसी फैमिली मेंबर को आप इजाज़त दे देते कि आप कॉन्टेस्ट करें इलेक्शन, और अगर आप जीत जाते वहाँ पे यानी कि वो सीट एटलीस्ट आपके घर में ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा एक प्रिंसिपली एक इक्वल स्टांस होता है। यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि किसी सीट पर मुख्तलिफ पोजीशन है, किसी सीट पर एक और उनकी पोजीशन है। जहाँ तक लाहौर की सीट है वहाँ तो ऑब्वियसली 9 मई का मामला नहीं था। हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब जो है मियां अज़हर साहब, उनकी वफात हो गई थी, उनकी पोजीशन उनकी सीट पर फिर जो है वहाँ पर मुकाबला हो रहा है, वहाँ पर पीटीआई पार्टिसिपेट भी कर रही है। अच्छा, इस सीट के हवाले से भी जो हमाद अज़हर साहब का ट्वीट था ना वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा मैं इस जाली असम्बली को नहीं मानता, लिहाजा मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरे जो कज़न है या रिश्तेदार है चौधरी अरसलान ज़हीर, वो वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं सवाल ये आता है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ ये असेंबली जाली है, लेकिन आप वहां पे खुद नहीं जाना चाह रहे, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार को भेजना चाह रहे हैं। और आपके मरहूम वालिद भी उसी असेंबली का हिस्सा रहे। ऐसा नहीं है कि जब नताइज आपके हक में नहीं आए ओवरऑल तो फिर आपने वो सीट से इस्तीफा दे दिया था, वो भी इसी असेंबली का हिस्सा रहते हैं। तो ये मौक़िफ़ भी मुझे उनका समझ नहीं आया कि वो कहते हैं कि मैं इस असेंबली में नहीं जाऊंगा क्योंकि असेंबली जाली है, लेकिन अपने रिश्तेदार को समझते हैं कि वो एलिजिबल है इस असेंबली में जाने के लिए। तो इसमें ऑब्वियसली लोगों की दिलचस्पी कम है। लेकिन एक पॉइंट मैं अगर आपके सामने रखूं, और मेरे ख्याल से उस वजह से इस इलेक्शन की अहमियत मेरी नज़र में एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और आई एम श्योर नून लीग की नज़र में भी काफ़ी ज़्यादा होगी। देखिए, नून लीग की इस वक्त जो है ना 126 नशिस्तें अपनी कौमी असेंबली में रिजर्व सीट्स मिलाकर, ऑब्वियसली रिजर्व सीट्स भी उनको मिल गई जो तहरीक इंसाफ की थी। तो इस वक्त जो टोटल स्ट्रेंथ बनती है, जो नून लीग का एक अलायंस है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, उनका टोटल स्ट्रेंथ बनती है 238। अब इस 238 में से अगर आप पीपल्स पार्टी के 74 निकाल देते हैं तो फिर नून लीग की जो एक अलायंस है जिसमें छोटी पार्टीज रह जाती हैं उन समेत, उनकी स्ट्रेंथ बनती है 164। तो अगर नून लीग आज 6 में से 5 कौमी असेंबली की नशिस्तें जीत जाती है, इसका मतलब ये होगा जुनैद कि उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है विदाउट पीपल्स पार्टी वो 169 हो जाएगी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की कौमी असेंबली की उनके पास आ जाएगी जी। तो ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है नून लीग के लिए कि वो 5 सीटें निकाल के कौमी असेंबली की हद तक अपनी सिंपल मेजॉरिटी कायम कर सकते हैं, यानी कि कौमी असेंबली की हद तक पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा उनको। अगर कोई कानून पास होता है, ऑब्वियसली सेनेट पे सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, सेनेट पे उनकी जरूरत पड़ सकती है पीपल्स पार्टी की। लेकिन दूसरा, अगर पीपल्स पार्टी कल किसी इशू पर असेंबली से बाहर भी आ जाती है, जो कि लग नहीं रहा भी ऐसा है, लेकिन मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूं, अगर वो कल को बाहर भी आ जाते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है शहबाज शरीफ साहब को, तो वो 169 की तादाद से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अहमियत है जी। ये फ़ायदा हासिल होता है उन्हें नज़र आ रहा है अगर ये कौमी असम्बली को नशिस्तें जीतने। आपने आदादुशुमार भी सामने रखे। सुहेल वाहिद साहब से इसी मुताल्लिक और एक और अहम बात पूछने से पहले, हम लाहौर में NA 129 में उस्मान भट्टी पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया, तो क्या देख रहे हैं आप इस हल्के में, हल्का NA 129 में? चूँकि 2-3 ऐसी नशिस्तें हैं जिस पर फिर भी मुख्तलिफ नाक़िदीन की जानिब से तवक्को की जा रही थी कि उसमें अपसेट अभी भी ऐसा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो नशिस्त जीतने में कामयाब हो सके। जी, मैं
हल्का 129 में ही खड़ा हूँ। ये इस वक्त मेन जो गुलशन रावी चौक है, ये वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पोलिंग का अमल था वो शुरू हुआ सुबह 9 बजे, 5 बजे जो है वो पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया। अब जो है वो वोटिंग का जो काउंट का अमल है वो स्टार्ट हो चुका है। बात ये है कि इस हल्के की बात, इस अंदर जो है 5-6 एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा गहमा गहमे वाले आबादी के लिहाज से हैं, जैसे गुलशन रावी है, समनाबाद है, इकबाल टाउन है, यतीम खाना है और इकबाल टाउन का भी कुछ एरिया आता है। वोटर का अगर टर्न आउट की बात करें तो उतना तो नज़र नहीं आया, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में इतना टर्न आउट नज़र आता भी नहीं है। टोटल पंजाब में 13 कौमी व सूबाई असम्बली की सीटों पर इंतखाबात हुए हैं। लाहौर में एक ही हल्का था जिस पर ये इंतखाबात का अमल आज जारी रहा और अभी हर कैंडिडेट तो ये क्लेम करता है कि वो ही जीतेगा। नून लीग के कैंडिडेट हैं वो कहते हैं हम जीतेंगे। पीटीआई के कैंडिडेट से भी हमारी बात हुई, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। मगर इस इलेक्शन में जो लाहौर में एक चीज़ जो बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आई कि कोई भी यहाँ पर बदमज़गी का वाक़या नहीं हुआ और ये जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट से वो थे, क्योंकि ये मामला उस वक्त पैदा होता है कि जब एक कैंडिडेट जो है वो दूसरे पार्टी कैंडिडेट पर इल्ज़ाम लगाए कि उसको जो है आउट ऑफ वे फेवर दी जा रही है। तो ये कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अलबत्ता यहाँ पर आप देखें कि नून लीग, पीटीआई के अलावा 17 टोटल उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाए तो किसी भी उम्मीदवार की तरफ से ये शिकायत सुनने में नज़र नहीं आई कि भाई किसी जगह पर जो है वो धांधली हो रही है या किसी जगह है वो किसी को फेवर दी जा रही है। मतलब कि कोई लड़ाई झगड़े का वाक़या भी पेश, ज़्यादा तशद्दुद का वाक़या दूर की बात। तो अब इस वक्त मैं जो है एक जो इंतखाबी दफ्तर है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अब जो रिज़ल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। 334 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन थे। 5,58,000 से कुछ ज़ायद जो है वो वोटर्स की तादाद थी। अलबत्ता जो मैंने पहले भी बताया, हम क्योंकि पूरा दिन कवरेज करते रहे और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नज़र आई कि वो वोट कास्ट करने के लिए निकले। उस्मान, कुछ तहरीक इंसाफ की जानिब से शिकायत थी कि उनके कुछ वोटर्स को या उनके पार्टी मेंबर्स को रोका गया लाहौर में कहीं। अब इससे मुतालिक आपके पास कोई खबर आई या फिर पंजाब हुकूमत की किसी ओहदेदार की जानिब से इससे मुतालिक कोई बयान दिया गया, कोई वजाहत दी गई? जी अलबत्ता हमें आज पोलिंग के अमल में किसी जगह ऐसी कोई शिकायत नज़र तो नहीं आई कि हम वहाँ पर पोलिंग स्टेशन जाते और वहाँ पर जाके कुछ हक़ाइक़ देखते कि किसी जगह अगर किसी का कोई कैंप उखाड़ा गया हो या किसी को वोट डालने से रोका गया हो या किसी जगह कोई लड़ाई झगड़े का वाक़या पेश आया हो। अलबत्ता हो रही होती है तो हर जो पार्टी का कैंडिडेट है वो ये ज़रूर कहता है कि मेरे वोटर्स को जो है वो लिस्ट में नाम नहीं है। जाहिर है ये एक सियासी टैक्टिक्स तो यूज़ करने पड़ते हैं, मगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें बीइंग अ जर्नलिस्ट तो हमें ऐसा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। देखिए, अगर हमारी टीम कहीं पहुँच ना सकी हो तो अलबत्ता अब आपको पता है कि डिजिटल मीडिया का दौर है, हर इंसान के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, या किसी के पास कोई अच्छा वीडियो हो वो हमें सेंड कर सके या किसी मीडिया वालों को सेंड कर सके कि किसी जगह जो है वो किसी उम्मीदवार की हक तलफी हुई हो या किसी वोटर को रोका गया हो। अलबत्ता वैसे लोग कर रहे हो तो वो ठीक है, हर इंसान का राइट है, मगर अमली तौर पे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है लाहौर में। जी सोहेल वाहिद साहब, जो तहरीक इंसाफ है लेकिन फिर भी हमाद अजहर के ख़ानदान के एक फ़र्द इलेक्शन लड़ रहे हैं, हरीपुर में उमर अयूब साहब की अहलिया हैं, कोई वाज़ेह पार्टी लाइन मौजूद ना होना भी इसकी वजह हो सकता है। और एक अहम बात जिसकी शहजाद शुमार भी सामने रखे कि अगर वज़ीराबाद में भी एक इलेक्शन है जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ हैं, और चूँकि जैसी किसी हल्के को हम देखते हैं तो पिछला रिजल्ट भी याद आ जाता है या उसकी तफसील देखने को दिल करता है। तो 2024 में तो निसार चीमा थे जो बुरी तरह हारे थे पीटीआई के उम्मीदवार से, वो नशिस्त भी आसानी से जीत सकेगी मुस्लिम लीग नून, और फिर इन कौमी असम्बली की नशिस्तों से जीतने से लग रहा है कि उनको कौमी असम्बली में जो अददी कामयाबी मिलेगी उससे फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को मज़ीद। देखिए, अगर तो बात नंबर्स की हो, इलेक्शन में जीतने की हो, तो उसमें तो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। लेकिन असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ जो है, हम अगर माजी में देखें
तो 10-10 साल बाद भी री एमर्जेंस हो जाती है पार्टियों की। अगर आज तहरीक इंसाफ ना भी परफॉर्म करे तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है 1977 में जो था मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद 79 का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ, 83 का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ और फिर 87 का इलेक्शन हुआ, दरमियान में 85 का नॉन पार्टी इलेक्शन हुआ। यानी 4 इलेक्शन हुए और बज़ाहिर ऐसे लगा कि पीपल्स पार्टी तो हार गई इन चारों इलेक्शन में और जो उस वक़्त की हुकूमती पार्टी थी वो जीतती रही। लेकिन जब पहला मौका एक आज़ादाना इंतखाबात का मिला, जो कि आपको याद है कि 1988 में मिला, तो उसमें पीपल्स पार्टी फिर जीत गई। तो इसी तरह जब भी अगले आज़ादाना कोई इलेक्शन होंगे जिसमें तो एक दफ़ा पीटीआई और नून का मुकाबला होना है और वो मुकाबला ज़ाहिर है पीटीआई पूरी ताकत के साथ वेंजियस के साथ आएगी। अब नून अपना पॉलिटिकल ऑपरेटर्स अपनी पार्टी क्या नीचे तक ले जाने में, ग्राउंड रूट्स तक लेने में, ग्रास रूट तक ले जाने में, जो कि पहले था उनका, लेकिन अब वो टूट चुका है वक्त के साथ साथ। इसमें हुकूमत का भी, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल था कि नीचे तक उनको स्वीप कर दिया। लेकिन पीटीआई का भी नेटवर्क तो टूट चुका है, कोई तंजीम नहीं है पंजाब का की कोई तंजीम हमें नज़र नहीं आई जिसने हलकों में जाके कोई कैंपेन की हो, कोई सदर का जो है वो बयान नज़र नहीं आया, कोई टीम नहीं तश्कील दी गई, तो उनका भी ये हाल है। लेकिन उनके पास वोट बैंक तो डेफिनेटली उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक कि वो वोट बैंक ये साबित नहीं करता कि हमें गुस्सा है, हमें नाराज़गी है, हमें इस चीज़ पर एहतजाज करना चाहते हैं। तो ये एक ख़तरा तो मंडलाता रहेगा, चाहे इस दफ़ा भी जीत। सबसे बड़ा राब्ता मुनक़ता हुआ है, शहजाद इकबाल साहब मौजूद है। नशियात जारी रहेगी, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका, गिनती जारी है, नताइज आपको आगाह करेगा आज के ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इस खुसूसी नशियात में एक बार फिर खुशामदीद। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शामिल होंगे इस नशियात में, जहाँ सुहेल वड़ैत साहब और शहजाद इकबाल साहब होंगे। लेकिन NA-18 हरीपुर के नताइज का इंतज़ार है और वोटों की गिनती जारी है। इसके लिए हम अब्रार रशीद, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। वो एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है जहाँ पर वोटों की गिनती की जा रही है। बताइए, इस पोलिंग स्टेशन के अमले की तरफ से क्या बताया गया है, वोटों की गिनती कब तक मुकम्मल हो सकती है? जी, मैं अगर आप देख सकते हैं तो मैं इस वक्त हरीपुर में एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूं जहां वोटरों की काउंटिंग है और मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो वोटिंग की काउंटिंग भी जारी है और यहाँ पर 3 सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट हजरात हैं वो भी बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और जो पोलिंग का अमला है वो कम से कम 3 बार ये जो वोट्स हैं इनको गिन चुका है ताकि कोई इसमें गलती का इम्कान न रहे। और कुछ 5 या 6 वोट जो मैंने खुद देखे, ऑब्जर्व किया है, उनको मुस्तरद किया गया है। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो इसी पोलिंग स्टेशन के साथ मुल्हिक जो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है वहाँ का नतीजा आ चुका है, रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ पाबंदियाँ हैं तो हम उसके एहतराम में वो रिज़ल्ट इस वक्त नाज़रीन के साथ तो शेयर नहीं कर सकते, अलबत्ता हमारे पास वो मौजूद है। मैं ये भी बताता चलूँ कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर बहुत कम तादाद में वोट पड़े, यही वजह है कि वो नतीजा जल्दी आ गया। इस पोलिंग स्टेशन पर अगर हम ये कहें कि तकरीबन अराउंड 29 to 31% बनती है जो वोट है वो, क्योंकि 1252 के करीब वोट थे और 380 या 85 कुल वोट जो हैं वो पोल हुए, जिनमें से 6 वोट मुस्तरद हुए जो हमारी इतलात हैं। और जो गिनती की जा रही है वो एक तीसरी मर्तबा की जा रही है ताकि कोई ऐसी मोहर जो की वजह से कोई बैलेट पेपर इधर उधर ना हो जाए जिस पर कोई एतराज़ उठा सके। जी जो है, बहुत शुक्रिया अब्रार। काफ़ी सर्दी है वहाँ पर, सब ने गर्म कपड़े पहन रखी है,
काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड है। 7.5 लाख से भी ज़्यादा वोटर्स की तादाद है और 3 लाख से ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स हैं यहाँ पर। लेकिन आज के ज़िमनी इंतखाब में काफ़ी कम तादाद में लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। अब नतीजा आना शुरू होगा जिसकी कुछ तफसील आई भी है। इलेक्शन कवानीन की पासदारी करते हुए जियो न्यूज़ उस वक्त का इंतज़ार करेगा जब इजाज़त हो इन नताइज को आपके सामने नशर करने की। हम सहाफ़ियों और तज़कियाकारों से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। सुहेल वराज साहब कुछ तफसील हमारे सामने शहजाद साहब, जिस तरह से आपने एक नक्शा खींचा कि कौमी असम्बली में क्या कामयाबी मिल सकती है मुस्लिम लीग नून को, तो उनको भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा रहा। चूँकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक पुरसकून और पुरअमन अंदाज में ये ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद हुआ है, लेकिन कोशिश तो बहुत की गई, इंतखाबी मुहिम चलाई गई। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर नोटिस मिले। आज भी राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तलाल चौधरी साहब ने भी बयान दिया। तो काफ़ी अपने तौर पे तो उन्होंने मुहिम चलाई और उसमें कोशिश की कि वोटर्स तक पैगाम पहुंच सके। यानी ऐसा नहीं था कि कुछ इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर भी उनको वोट मिल जाते, जिस तरह के आज़मा बुखारी साहबा कह रही थी कि काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलना है मुस्लिम लीग नून को, अगर मिलना नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैद। आप खासतौर पे फैसलाबाद में हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े एक्टिव थे, उनके दामाद वहाँ पे प्रोविंशियल सीट पे इंतखाब लड़ रहे हैं। इसके अलावा तलाल चौधरी साहब के भाई हैं बिलाल बदर चौधरी, तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से तलाल साहब वहाँ पे मौजूद हैं। और आपने बिल्कुल ठीक बात की, जो इलेक्शन कवानीन है ये उसके खिलाफ वर्जी है कवानीन की, कि वहाँ पर अगर कोई मिनिस्टर जाके कैंपेन कर रहा हो, और इस हवाले से आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम रहनुमाओं को, किसी को जुर्माना किया है, किसी को तलब किया है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को तलब किया गया क्योंकि उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया कि आपने हरीपुर में जो इलेक्शन हो रहा है उस पर कैंपेन भी की और वहाँ पे लोगों को धमकाया भी। लेकिन ये हमने देखा है कि हर इंतखाबात में होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं है इस पर मजीद कोई एक्शन लेने का जिससे ये रुक सके। बुलाया जाता है, कोई माजरत कर लेता है, किसी पे फाइन लग जाता है और फिर मामला चल पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि वुज़रा भी आके जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, और हम भी जब इनसे टीवी पे सवाल करते हैं कि आप वहाँ पर हैं कैंपेन कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो वैसे ही हल्के में हैं, आप हमें कैसे मना कर सकते हैं कि अपने शहर ना जाएं, अपने आबाई गांव ना जाएं, अपने हल्के में ना जाएं। तो वो ये बात करके जो है अपनी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जब अहम इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पे चाहे मिनिस्टर हो, अगर उसका कोई रिश्तेदार हो या उसका अपना हल्के में से कोई और कैंडिडेट हो, तो वो अपनी पार्टी के लिए जाके कैंपेन ज़रूर करते हैं। जहाँ तक बात रही, एक और इम्पॉर्टेंट बात अभी हो रही थी कुछ देर पहले, और सोहेल साहब ने भी शायद यही कहा था जितना मैं उनको सुन सका, कि ये जो बाइकआउट कर रही है तहरीक इंसाफ, शायद इससे आने वाले इंतखाबात पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि अभी तो आपको पता है तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग जो है इस निज़ाम से, खासतौर पर इलेक्शन से बदल होकर बैठे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा बाद में बड़ा इलेक्शन होगा उसमें आई एम श्योर उनकी पार्टिसिपेशन इससे तो ज़्यादा होगी जो आज देखने में आई है। लेकिन एक चीज़ जो इस्टेब्लिश की जा सकती थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, जैसे आप देख रहे हैं कि लाहौर के हवाले से अभी वो काफ़ी सारी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, हम इस पे हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि तमाम वो वीडियोज़ दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि देखें हुकूमत ने यहाँ पे फ़लाँ अपनी मशीनरी को इस्तेमाल किया, पंजाब हुकूमत ने या किसी आर ओ ने अगर कोई धांधली की है उनके खिलाफ, तो वो उसकी शिकायतें भी लेकर आ रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर वो कंसिस्टेंटली इस पॉलिसी को रखते हैं कि तमाम हल्कों में इंतखाबात लड़ते हैं, तो वहाँ पे जो उनका एक क्लेम है कि ये हुकूमत हमारे साथ ज्यादती कर रही है, सिस्टम हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका होता है उसको मजीद एक्सपोज करने का। देखिए बाइकआउट करके भी सीट तो आपके हाथ से जानी है, तो इलेक्शन में एक आपको मौका मिलता है कि आप अपने लोगों को मोबिलाइज करें, बाहर निकालें, और जब भी आप जितना भी आपको एक कैंपेन करने का मौका मिले आप अपनी बात जो है वो पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी भी आप देख रहे हैं कि लाहौर का हल्का हो, वहाँ पे भी आप देखेंगे इमरान खान के पोस्टर्स लगे हुए हैं। इमरान खान इन्होंने पीटीआई ने जो अपने वहाँ पे कैंप ऑफिसर्स बनाए, वहाँ पे जो है उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो कम से कम आपको अपनी एक बात करने का, एक एक्टिविटी जनरेट करने का मौका मिलता है। तो मुझे उनकी जो पॉलिसी है कि हरीपुर में हम लड़ेंगे, वहाँ पे भी जबकि उमर अयूब साहब को 9 मई की वजह से निकाला है, बाकी हल्कों में नहीं लड़ेंगे, ये पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती उनके। जी बिल्कुल, उसके नताइज भी कुछ नज़र आ रहे हैं कि कन्फ्यूजन भी रही है, वोटर्स ने भी इस हवाले से शायद फैसला नहीं किया वाज़ेह तौर पर। सुहेल वराज साहब, ये जब 2024 के इलेक्शन हुए तो कई तो मार्के ऐसे थे जिसमें अपसेट शिकस्त तो हुई, लेकिन उन उम्मीदवारों ने तस्लीम भी की। उसमें चूँकि जिक्र किया शहजाद साहब ने फैसलाबाद का, तो राना सनाउल्लाह भी अपनी नशिस्त हार गए थे और उन्होंने तस्लीम भी किया था नतीजे को। काफ़ी
तवील अरसे तक उन्होंने कोई और जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की थी, चूँकि उनका एक ख्याल था कि जब इलेक्शन वो हारे हैं उन पर उस तरह से एतमाद नहीं है। काफ़ी बाद में वो फिर अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से मुतारिक हुए एक बार फिर। क्या वो 2024 में जो खदशात और जो अपोजिशन की जानिब से एक बयानिया बनाया गया था, क्या वो इस ज़िमनी इंतखाब के नतीजे के बाद भी वही हमें सामने नज़र आएगा या कुछ अब मुख्तलिफ हो सकता है? देखिए, जो पाकिस्तान में सियासत या दुनिया भर में सियासत है ना, वो दो तरह की होती है। एक सियासत होती है उम्मीद पर मबनी, कि हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये पार्टी जीतेगी तो ये तब्दीलियाँ आएंगी। कभी उसको तब्दीली की सियासत कहते हैं, कभी उम्मीद की सियासत कहते हैं, कभी खुशखबरी और नई चीज़ों की जो है वो सियासत कहते हैं। पाकिस्तान में उम्मीद की सियासत ख़त्म हो चुकी है। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ होप है, इट इज़ डेड। आज जो भी वोटर गया है किसी भी तरफ को वोट डालने, वो किसी होप के साथ नहीं गया, उसको कोई उम्मीद नहीं है कि उसके वोट से क्या तब्दीली आएगी। तो इसलिए जो ल्यूक वार्म या कमज़ोर रिस्पांस है उसकी एक वजह है। दूसरी पॉलिटिक्स होती है इंतकाम की, गुस्से की और किसी न किसी से कुछ बदला लेने की। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स थी वो तो ख़त्म हो गई। अब एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है जिसमें इमरान खान के हामी समझते हैं कि हम वोट डाल के बदला लेंगे, थोड़ा या ज़्यादा, या उनकी तो एनर्जी ज़िंदा है या मर चुकी है। दूसरी तरफ नून लीग वाले या दूसरे ये समझते हैं कि हमें जो इमरान खान की सियासत है उसका ख़ात्मा करना है। तो जो पॉजिटिव गोल्स होते थे, डेमोक्रेटिक आइडियल्स होते थे, खुशहाली के वादे होते थे, एक तब्दीली की बात होती थी, वो तो आज की सियासत में ना कोई कर रहा है ना है। और इसलिए वो मैं कहता हूँ कि द पॉलिटिक्स ऑफ होप इज़ डेड। अब तो पॉलिटिक्स ऑफ वेंजियंस है, पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज है, दैट इज़ गोइंग ऑन एंड विच इज़ वेरी सैड। इसीलिए कि सियासी पार्टियों के कारकुनों में बेजान है, उनके अंदर कोई होप नहीं है। जब तक होप ना हो सियासत क्या करनी। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है। जब तक ये अलमिया दूर नहीं होता सियासत में जान नहीं पड़ेगी। सुहेल साहब, पाकिस्तान में क्या बॉयकॉट ज़रा ज़्यादा होता है? दूसरे मुल्कों में भी ये सब चीज़ें हैं जहाँ इख्तलाफ है या बदला लेना या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत हद तक आगे चले जाना, लेकिन फिर भी बॉयकॉट नहीं करते। देखिए, हमारे यहाँ जो तजर्बा है, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1985 के इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि ये तजर्बा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसमें एक नई क्लास आ गई जिसने बहुत फिर आगे डिफ़िकल्ट टफ टाइम दिया पीपल्स पार्टी को। ये उनका तजर्बा था। नवाज शरीफ ने भी इसी तजर्बे से फ़ायदा लिया और उन्होंने भी जो सीटें थी 34 उस पर इक्तफ़ा कर लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने 18 सीटों पर इक्तफ़ा कर लिया। लेकिन उनकी ये स्ट्रेटजी इसलिए कामयाब रही कि वो पसे पर्दा बैठ के हुकूमत तब्दील कर देती थी और अपनी वो अपोजिशन की चंद सीटों की बुनियाद पर भी अपनी मजबूत कर जाती थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो इस दफ़ा जो वोट लिए हैं 2024 में और जो सीटें ली थी ये अनप्रेसिडेंटेड थी। इतनी बड़ी अपोजिशन थी कि इससे पहले कभी आई नहीं थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने बजाय पार्लिमान की सियासत करने के बाइकॉट की सियासत को अपनाया और वो शायद उनका ये ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है पार्लिमान में बैठने का। उनका ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है पॉलिटिकल स्ट्रगल करने का। उनका ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है डोर टू डोर जाके बात करने का। वो समझते हैं कि पहले तो वो समझते थे कि हम इनकलाब ले आएंगे, जब इनकलाब नहीं ले आए तो अब वो किसी वाक़े के इंतज़ार में बैठे हैं कि या इंटरनल कोई रिफ्ट हो जाए या
उस हुकूमत और मुक्तदरा की आपस में लड़ाई हो जाए, तो वो इस तरह के इम्कानात, खदशात इस पे ज़िंदा हैं। पॉलिटिकल स्ट्रगल जो पॉजिटिव चेंज के लिए होती है ना वो कर रहे हैं, और ना जो हुकूमत में बैठी पार्टियां हैं वो ही अब कर रही हैं। वो भी सिर्फ अपने आप को सॉलिडिफाई, अपने आप मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, जो जिसके बजाय इसके कि वो अपने वोट बैंक पर आवाम उनका फोकस हो, उनका फोकस अब खवास है। तो शहजाद साहब, ये एक ऐसा अमल है जिसके बारे में तहरीक इंसाफ ने नहीं सीखा अब तक है सियासत में, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को देखें, एक ज़माने में उनके लिए भी निज़ाम में जगह तंग कर दी गई थी, लेकिन उनकी वापसी हुई सियासत में। लेकिन पिछले 25 साल में तो बॉयकॉट नहीं किया उन्होंने कभी भी किसी इंतखाबी अमल का। जी, और तहरीक इंसाफ की आपको एक हिस्ट्री नज़र आती है, रीसेंट हिस्ट्री भी देखें, 2007-8 के इंतखाबात का बाइकआउट किया, फिर ना सिर्फ बाइकआउट बल्कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली थी 2013-14 में। वो इस्तीफ़े उस वक्त कबूल नहीं हुए, फिर वो वापस असम्बली आ गए। फिर आपने देखा कि 2 सूबाई असम्बलियों को उन्होंने तहलील कर दिया और कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दिए 2023 में। तो ये तहरीक इंसाफ समझती है कि जब भी उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता तो वो फिलहाल ऑप्शन का, बाइकआउट का ऑप्शन ही आजमाते हैं। लेकिन इस मरतबा उनकी जो एक पोजीशन है, आई अंडरस्टैंड वो किस वजह से दे रहे हैं, नेसेसरी ये नहीं है कि मैं उनसे एग्री करूं, लेकिन जिस तरीके के माहौल और हालात हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते इस मरतबा। आप ये देख लें कि नून लीग, आज मैं बता रहा था आपको, 126 है और शायद 131 सीटें हो जाएं। अब ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 2024 के इंतखाबात में वो कितनी सीटों पे उस वक्त आगे थे, जिसके बाद नताइज बदलने का सिलसिला शुरू हो गया। तो जो इल्ज़ाम उन पे लगता है, बहरहाल उसका कोई जवाब नहीं है कि फॉर्म 47 के इस्तेमाल से आपने अपनी सीटें कितनी बढ़ा ली हैं। और इसके बाद आपने देखा कि जब ट्रिब्यूनल्स में मामला जाना था ताकि इन हल्कों की तहकीकात हो सके, तो उस हवाले से भी जो लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स बनाए उस पर तहकीकात नहीं होने दी। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया जब तक कि इलेक्शन एक्ट का कानून नहीं तब्दील हुआ। और इसके बाद जो है ये कहा गया कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी सुन सकेंगे इन ट्रिब्यूनल्स में केसेस। तो ये सिलसिला हमने अपने सामने देखा, और इससे मसला ये है कि किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं होगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शंस की वही इरोड होती रहेगी। और हर इलेक्शन जब गुजरते हुए इलेक्शन से ज्यादा बदतर होगा तो लोगों की दिलचस्पी इसमें कम होगी, और इस तरह के बाइकआउट या जो इल्जामात जो है वो चलते रहेंगे फिर। तो बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, सोहेल वराइद साहब, नशात।